अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल यूट्यूब पीजीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने उर्दू में आपको दास्तान फसाना अजायब पढ़ाया था और फसाना अजायब के लिखने वाले जो थे रजब अली बेग सरवर, उनके बारे में बताया था। आज हम आप लोगों के सामने ये दूसरा दास्तान बागो बहार, इनके लिखने वाले मीर अमन हैं। मैं ये आपको आज समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा साथियों, समझिएगा। बागो बहार के लिखने वाले हैं मीर अमन। बागो बहार के बारे में तो हम अभी बताएंगे ही आपको, उसके पहले मीर अमन के बारे में जान लीजिए। मीर अमन अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, लुत्फ लिखते समय। लुत्फ, तखल्लुस इनका लुत्फ था। मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में हुई थी 1732 ईस्वी में। उसमें लिखा है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में 1732 ईस्वी में हुई थी। 1732 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक वो दिल्ली में ही थे। उस समय जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को उजाड़ दिया, मार काट किया, दिल्ली एकदम से बर्बाद हो गई, उस समय वो 1761 में दिल्ली से अजीमाबाद चले गए। इसमें मेंशन नहीं किए हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। 1732 में दिल्ली में तो उनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन ये 1761 में ये अजीमाबाद चले गए। कहाँ? अजीमाबाद। अब अजीमाबाद जब ये गए तो वहां के जो नवाब थे, उनके छोटे भाई ने उनको शरण दिया, उन्हीं के यहाँ थे। उसके बाद में 1801 ईस्वी में इंतकाल के बारे में अभी आपको बाद में बताएंगे। 1732 में तो इनकी पैदाइश हुई थी, फिर 1761 में अजीमाबाद चले गए और अजीमाबाद से फिर कलकत्ता चले गए। तो वहाँ के जो नवाब थे, उनके छोटे भाई ने उनको अपने यहाँ रखा थे वहाँ पे। उसके बाद में 1801 ईस्वी में उनकी मुलाकात फोर्ट विलियम कॉलेज जब 1800 में क़याम किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज जब 1800 में क़याम किया गया तो 1801 में उनकी मुलाकात जॉन गिलक्रास्ट से हुई। जॉन गिलक्रास्ट ने ही फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किया था 1800 में। तो जब 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के जो क़याम करता थे जॉन गिलक्रास्ट, उनसे मुलाकात हुई। तो ये 1801 में वहीं मुंशी के रूप में, मुंशी के पद पर काम करने लगे। 5 साल तक इन्होंने वहां काम किया मुंशी के रूप में। 40 रुपए माहवार 40 रुपए माहवार पे मुंशी के पद पर 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में काम करने लगे और इन्होंने वहां 5 साल तक काम किया। कितने? 5 साल तक काम किया। इसी दौरान इन्होंने 2 किताबें लिखी। पहली किताब है बागो बहार और दूसरी है गंजखोरी। बागो बहार के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं साथियों। मीर अमन अपना तखल्लुस लुत्फ इस्तेमाल करते थे। मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी में दिल्ली में हुई। जब अहमद शाह अब्दाली का उस समय हमला हुआ था दिल्ली पर, दिल्ली बर्बाद हो गई, वहाँ मारकाट हुआ, एकदम फसाद हो गया, बर्बाद हो गई। तो ये वहाँ से अजीमाबाद चले गए। कब चले गए? 1761 ईस्वी में अजीमाबाद चले गए। अब अजीमाबाद से ये जब कलकत्ता चले गए, फिर वहाँ कलकत्ता के जो नवाब थे, वहाँ से नवाब से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने छोटे भाई के सुपुर्द इनको कर दिया। अब वहां से इनकी मुलाकात जॉन गिलक्रास्ट से हुई, जिन्होंने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कितने में हुआ था? 1800 ईस्वी में जॉन गिलक्रास्ट ने किया था। तो अब जॉन गिलक्रास्ट से इनकी मुलाकात 1801 में हुई। वहीं पर ये मुंशी के पद पर काम करने लगे, मुंशी हो गए और 40 रुपए माहवार पाने लगे। इतना समझ गए? उसके आगे
इसी दौरान इन्होंने दो किताबें लिखी। एक किताब का नाम बागो बहार है और दूसरे किताब का नाम गंज खूबी। अच्छा, एक चीज और बता दें हम आपको, बागो बहार और गंज खूबी क्यों लिखी इन्होंने? उस समय जो है अंग्रेजों का दौर था। अंग्रेज चूंकि हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान की रीति रिवाज और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा उनको समझने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो अब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने जॉन गिलक्राइस्ट ने इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज का कायम किया था। ये इसीलिए किया था कि यहाँ की जो बोलचाल है, यहाँ की भाषा है, यहाँ की रीति रिवाज है, यहाँ के धर्म ग्रंथ हैं, उनको फोर्ट विलियम कॉलेज में उनको जो है एक सरल भाषा में कन्वर्ट किया करके उसको पढ़ा जा सके समझने के लिए। तो अब फोर्ट विलियम कॉलेज में जब मुंशी के पद पर मीर अमन तैनात हो गए, वहाँ 40 रुपए माहवार पे ये काम करने लगे, वहाँ मुंशी हो गए। तो जॉन गिलक्राइस्ट ने मीर अमन से कहा, इन्हीं जॉन गिलक्राइस्ट के कहने पर ही इन्होंने बागो बहार और गंज खूबी लिखा। अच्छा, बागो बहार इनकी तबाजात दास्तान नहीं है। बागो बहार जो है वो अता हुसैन खां तहसीन की जो है नौतर्ज मुरस्सा जो फारसी में थी। अब चूंकि फारसी अंग्रेज समझ नहीं पाते, इन्होंने आसान भाषा में उसको लिखा और नाम दिया बागो बहार। चूंकि ये 1801 में इन्होंने लिखा और ये शायद 1802 में एक जॉन गिलक्राइस्ट का जो है हिंदी सूबा था, वहां से ये हिंदी में 1802 में शाया हुआ। लेकिन किताब पूरी तरह से ये मुकम्मल किताब 1803 में शाया हुई कलकत्ता से। तो बागो बहार इन्होंने जॉन गिलक्राइस्ट के फरमाइश पर लिखा और गंज खूबी भी लिखा। उसी दौरान लिखा 1801 से लेकर 1806 तक। क्योंकि 1805 साल इन्होंने किया, 1801 से लेकर 1806 तक। तो उसी दौरान इन्होंने बागो बहार और गंज खूबी किया। बागो बहार अता हुसैन तहसीन की एक फारसी किताब है नौतर्ज मुरस्सा। तो नौतर्ज मुरस्सा जो है उसका उर्दू तर्जुमा ये है। और गंज खूबी मुल्ला हुसैन वाइस कासफी की एक किताब है अखलाक मोहसनी। वो भी फारसी की ही किताब है, लेकिन उसका भी तर्जुमा इन्होंने उर्दू में किया, नाम दिया गंज खूबी। ये लिखा था बागो बहार 1801 में। बागो बहार 1801 में इन्होंने लिखा था, 1801 में। और गंज खूबी 1806 में। ये दोनों ही जॉन गिलक्राइस्ट की ही फरमाइश पर इन्होंने लिखा, तर्जुमा किया, फारसी किताब का उर्दू में तर्जुमा किया आसान भाषाओं में जो सबको समझ में आए। तो इस तरह से साथियों मीर अमन का ये थोड़ा सा मुख्तसर उनके बारे में जानकारी है। तखल्लुस इनका लुत्फ था। मीर अमन की पैदाइश 1732 में हुई। इनका इंतकाल 1808 में हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में कायम हुआ था, जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था, उनसे मिले ये। और 1801 से लेकर के 1806 तक 5 साल के लिए 40 रुपए माहवार पर वहाँ मुंशी के पद पर हो गए। इसी दौरान जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा को, हिंदुस्तानी तौर तरीकों को, हिंदुस्तानी रीति रिवाज को समझने के लिए, उनको आसान भाषा में करने के लिए इनसे मीर अमन से कहा कि आप इसका तर्जुमा आसान भाषा में करें। तो इन्होंने बागो बहार उर्दू तर्जुमा है ये, बागो बहार नौतर्ज मुरस्सा की जो अता हुसैन तहसीन की है। और गंज खूबी भी एक फारसी किताब का तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा है। दोनों आसान भाषा में उर्दू तर्जुमा है। एक बागो बहार नौतर्ज मुरस्सा की है और गंज खूबी अखलाक मोहसनी की है। अखलाक मोहसनी एक किताब है जो फारसी किताब है मुल्ला हुसैन वाइस कासफी की। तो आप इतना समझ गए। तो अजीमाबाद ये कब गए थे? 1761 में। ये इतनी बातें ध्यान में रखिएगा साथियों। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं बागो बहार की तरफ। ये तो मीर अमन के बारे में था।
अब बागो बहार की तरफ आइए। साथियों, बागो बहार में 5 किस्से हैं। बहुत आसान है, ये कहानी की तरह समझिए। 5 किस्से हैं। पहला किस्सा है आजाद वक्त का। ये कौन है? ये रोम के बादशाह हैं। रोम के बादशाह। एक तो इनका किस्सा है। इनको बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं थी, इसलिए बहुत परेशान रहते थे, खुदा से दुआ करते थे, रोते थे। तो एक दिन इन्होंने किसी किताब में पढ़ा कि रोज सुबह कब्रिस्तान जाकर वहाँ दुआ करने से, वहाँ रोने से, मिन्नतें मांगने से औलाद पैदा होगी। तो ये बहुत परेशान थे, इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। तो ये एक दिन रात में कब्रिस्तान गए, और जब ये कब्रिस्तान गए तो वहाँ इन्होंने 4 दरवेशों को देखा। 4 दरवेशों को इन्होंने देखा। वो चारों इकट्ठे थे, आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियां बयां कर रहे थे। जो 4 दरवेश थे वो चारों ही इश्क के मारे थे। चारों ही इश्क के मारे थे, बहुत परेशान थे। चारों ही आत्महत्या करने के लिए अपने अपने घर से निकले थे। इत्तेफाक से वो चारों कब्रिस्तान में मिले और अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। तो पहला दरवेश था ध्यान से समझिएगा। पहली कहानी तो आजाद वक्त की है, जो रोम के बादशाह हैं। इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी। एक दिन बहुत परेशान थे, पीर फकीर से मिलते रहते थे। एक दिन इन्होंने किताब में पढ़ा कि कब्रिस्तान जाके रात में वहाँ दुआ करें, वहाँ रोएं, ऊपर वाले से या ईश्वर से या अपने अल्लाह से फरियाद करें। तो ये रात में गए थे कब्रिस्तान। वहीं पर इन्हें ये चारों दरवेश इकट्ठा मिले और बातें कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। जिसमें पहला जो दरवेश है वो मुल्क यमन के सौदागर का बेटा है। पहला दरवेश मुल्क यमन के सौदागर का बेटा है। समझिएगा, मुल्क यमन के जो सौदागर हैं, इनका नाम है ख्वाजा अहमद। तो पहला जो दरवेश है वो मुल्क यमन के सौदागर का बेटा है, और उस सौदागर का नाम ख्वाजा अहमद है। इन्हीं का बेटा है कौन? पहला दरवेश। इसकी शादी दमिश्क की शहजादी से हुई थी। शहजादी से कहानी सुनते रहिए। बहुत ज्यादा कहानी तो बहुत बड़ी है। आपको जो भी इनके किरदार हैं, उन किरदारों को ध्यान में रखना है, और कहानी का मुख्तसर जो पार्ट है वो अपने ध्यान में रखना है। तो पहला जो दरवेश है मुल्क यमन के सौदागर का बेटा है, जो ख्वाजा अहमद हैं, वो इनके अब्बा हुजूर हैं। इनकी शादी, पहले दरवेश की शादी दमिश्क के शहजादी से हुई थी। अब दूसरा दरवेश सुनिए। दूसरे दरवेश की बारी आ गई है। दूसरा दरवेश जो है वो मुल्क फारस का
शहजादा है। मुल्क फारस का शहजादा है दूसरा दुर्वेश, इसकी शादी फारस की शहजादी से हुई थी। मुल्क फारस का शहजादा है, इसकी शादी फारस के शहजादे से हुई, सॉरी बसरे की शहजादी से, क्योंकि इसने जो है बसरे का सफर तय किया था। बसरे की शहजादी से हुई, क्योंकि इन्होंने दूसरे जो दरवेश हैं इन्होंने बसरे का सफर तय किया था, इनकी शादी बसरे की शहजादी से हुई। तीसरा दुर्वेश पहला दुर्वेश मुल्क यमन के सौदागर का बेटा है, दूसरा दुर्वेश मुल्क फारस का शहजादा है, इसकी शादी बसरे की शहजादी से हुई थी। और तीसरा दुर्वेश समझते चलिए, तीसरा जो इसके जो किरदार हैं बस वही ध्यान में रखना है। जो तीसरा दुर्वेश है वो मुल्क अजम का शहजादा है। जो तीसरा दुर्वेश है मुल्क अजम का शहजादा। पहला दुर्वेश क्वेश्चन में आते हैं, पहला दुर्वेश यमन के सौदागर का बेटा, दूसरा दुर्वेश फारस का शहजादा और तीसरा दुर्वेश मुल्क अजम का शहजादा। चौथा दुर्वेश ध्यान में रखिएगा, मुल्क चीन का शहजादा है। तो चौथे दुर्वेश की शादी पीर मर्द अदनी एक थे, ये भी एक किरदार है, पीर मर्द अदनी के बेटी से हुई। जो चौथा दुर्वेश है मुल्क चीन का शहजादा है, चौथे दुर्वेश की शादी पीर मर्द अदनी की बेटी से हुई। जो मलिक एक जादूगर थे मलिक शादिक, इनकी बेटी पीर मर्द अदनी की बेटी से शादी हुई मुल्क चीन के शहजादे के साथ। तो जो पीर मर्द अदनी की बेटी थी ये किसके कब्जे में थी? जादूगर एक थे, जादूगर मलिक शादी, इसके कब्जे में थी। जादूगर मलिक का शादी के कब्जे में थी। जो चीन का शहजादा था इसकी बीवी जादूगर मलिक शादी के कब्जे में थी। तो एक किरदार ये भी हो गया। अब एक जादूगर और है जिसका नाम है मलिक शहपाल। अच्छा, जो ये आजाद वक्त था जब ये रात में कब्रिस्तान गया तो जब ये चारों दुर्वेश आपस में, चार दुर्वेश हमने बताया है, पहला दुर्वेश यमन के सौदागर का बेटा, दूसरा दुर्वेश मुल्क फारस का शहजादा, तीसरा दुर्वेश मुल्क आजम का शहजादा और चौथा दुर्वेश मुल्क चीन का शहजादा। ये चारों लोग आपस में अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे थे। चारों लोग बहुत परेशानी में थे, चारों अपने घर से आत्महत्या करने के लिए निकले थे
अब चारों की कहानी सुनते 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 सुबह हो गई। तब तक पता चला आजाद बख्त को कि इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है। सुनते जाइए। अब उस बेटे का नाम इन्होंने बख्तियार रखा, बख्तियार। अभी हमने बताया कि एक जादूगर और थे, उनका नाम था मलिक शहपाल। तो उनकी एक बेटी थी, उनका नाम था रोशन अख्तर। अच्छा, जो जादूगर थे मलिक शहपाल, आजाद बख्त ने उस मलिक शहपाल जादूगर से सारी दास्तान बताई कि ऐसी ऐसी समस्या है, चारों दुर्वेश बहुत परेशान हैं, चारों बिल्कुल गम में डूबे हुए हैं, चारों बिल्कुल परेशानी में डूबे हुए हैं। तो मलिक शहपाल जो जादूगर थे, उन्होंने सुनी इन चारों लोगों की परेशानियां, और आजाद बख्त की परेशानी तो अब यहाँ दूर हो चुकी थी क्योंकि इसके यहाँ एक बेटा जन्मा था। तो अब मलिक शहपाल जो था, मलिक शहपाल इनकी बेटी थी रोशन अख्तर। इनकी बेटी थी रोशन अख्तर। तो अब रोशन अख्तर की शादी इन्होंने बख्तियार से कर दी। मलिक शहपाल की बेटी रोशन अख्तर की शादी बख्तियार से कर दी। बख्तियार कौन था? आजाद बख्त का बेटा था। अच्छा, अब मलिक शहपाल ने कहा ठीक है, अब हम मिल करके हम लोग इन सब की परेशानियों को दूर करेंगे। धीरे धीरे इन सब की परेशानियों को दूर कर दी गई है। लास्ट में, अंत में सब लोग खुशी खुशी रहने लगे, सारी समस्याएं दूर हो गई। तो अब हम लास्ट में एक बार सभी किरदारों का नाम लिख दे रहे हैं। ये एक मुख्तसर कहानी का जो है मुख्तसर पार्ट हमने बताया है, और किरदार हम लिख दे रहे हैं। किरदारों को हमने बताया, इन सब किरदारों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो किरदार यही हो गए, दूसरे किरदार इनका बेटा बख्तियार, तीसरे किरदार पहला दुर्वेश मतलब मुल्क यमन के सौदागर का बेटा। फिर दूसरा दुर्वेश फिर तीसरा दरवेश ये सब कहाँ के शहजादे थे हमने बताया, सिर्फ यही सौदागर का बेटा था मुल्क यमन का, बाकी तीनों शहजादे थे। चौथा दुर्वेश फिर एक किरदार है मलिक शहपाल, ये जादूगर थे। मलिक शहपाल ये जादूगर थे। फिर मलिक सादिक, जिनके कब्जे में चीन की शहजादी थी, जिससे चौथे दुर्वेश की शादी हुई थी। चीन की शहजादी जो थी वो मलिक सादिक के कब्जे में थी। सबकी अपनी अपनी कहानी थी। ये सारे किरदार हैं। फिर रोशन अख्तर, जो शहपाल की बेटी थी। तो ये सारे किरदार हो गए, बख्तियार हो गए, चारों दुर्वेश हो गए, मलिक शहपाल हो गए, मलिक सादिक हो गए, रोशन अख्तर हो गए। ये सारे किरदार हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। ये एक छोटा सा मुख्तसर पार्ट था बागो बहार का, और इसके पहले हमने मीर अमन के बारे में बता दिया। जो किरदार हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोशन अख्तर किस अफसाने से ताल्लुक़ रखती है, किस दास्तान से ताल्लुक़ रखती है। 4 दास्तान का आपको नाम दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा उसमें रोशन अख्तर का नाम आ जाए या आज़ाद बख्त का नाम आ जाए। इसमें आज़ाद बख्त मरकजी किरदार है, मतलब मुख्य किरदार यही है। बाकी ये सब जो है ये भी किरदार ही हैं, लेकिन मुख्य किरदार इसमें यही है। सबसे तवील किस्सा पहले दुर्वेश का है इसमें।
मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक मुख्तसर पाठ हमने बागो बहार का और इनके जो मुसन्निफ़ हैं, लिखने वाले मीर अमन का हमने बताया। आप लोगों को जानकारी ज़रूर मिली होगी, कुछ ना कुछ इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, मुझे उम्मीद है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू GS अकाडमी को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।